नमस्कार। मैं विष्णुचंद गौड़, सहायक आचार्य, दर्शन शास्त्र विभाग, MHJ कॉलेज भरतपुर से पुनः आपके समक्ष नीति शास्त्र की परिभाषा को PPT के माध्यम से यहाँ हम समझने का प्रयास करेंगे। नीति शास्त्र विषय BA तृतीय वर्ष में द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में ब्रिज विश्वविद्यालय में चलता है। नीति शास्त्र विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है और हमारे जीवन में भी दिशा देने वाला यह विषय है। कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में तो नीति शास्त्र विषय का अत्यंत महत्व है। जैसे कि IAS विषय में जब निबंध की तैयारी की जाती है तो नीति शास्त्र विषय अपने आप में महत्वपूर्ण विषय है और निबंध के रूप में हमें बहुत सहायता देता है। अर्थात यह हमारी जो सोच है उसको दिशा देता है और विभिन्न परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में नीति शास्त्र विषय बहुत ज़्यादा सहायता करता है। हमारा जो सामान्य जीवन है उसमें भी नीति शास्त्र विषय विभिन्न परिस्थितियों का विश्लेषण करना, समस्याओं की पहचान करना, उन समस्याओं को अच्छे से समझना, उन परिस्थितियों में हमारे कर्तव्यों की पहचान करना, यहाँ तक कि व्यक्तिगत और सामाजिक हितों में जब टकराव हो तो हमें कौन से अपने कर्तव्य करने चाहिए। तो इसके सिद्धांत में या इसके संबंध में विभिन्न सिद्धांत जो नीति शास्त्र में पढ़े जाते हैं तो हमारे जीवन में वो महत्वपूर्ण सहायता दे सकते हैं। तो आइए नीति शास्त्र की परिभाषा को हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं कि नीति शास्त्र क्या होता है। नीति शास्त्र मनुष्य के व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करता है। सर्वप्रथम व्यक्ति, उसके चरित्र और विशेष परिस्थितियों में किए गए कर्मों के मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न आते हैं। जैसे कि सामान्य जीवन में हम चर्चा करते हैं कि उस व्यक्ति के द्वारा वह कर्म किया गया जो सही था अथवा गलत था, उसे वह कर्म करना चाहिए था अथवा नहीं करना चाहिए था। जब हम यह कहते हैं कि कोई व्यक्ति अथवा उसका चरित्र अच्छा है या बुरा है, कोई कर्म उचित है अथवा अनुचित है, कुछ विशेष परिस्थितियों में कोई कर्म करना या न करना ही हमारा कर्तव्य है, तो हमारे इन वाक्यों और निर्णयों का वास्तविक अर्थ क्या होता है। अथवा जब हम अपने दैनिक जीवन में अच्छा, बुरा, शुभ, अशुभ, उचित, अनुचित, कर्तव्य आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इन शब्दों का क्या अर्थ होता है, इनके बारे में हम नीति शास्त्र में आगे अध्ययन करेंगे। साथ ही मनुष्य जो भी निर्णय देता है उन निर्णयों को सत्य प्रमाणित करने के लिए तर्कसंगत कारण प्रस्तुत करता है और उन निर्णयों की तर्कसंगतता स्थापित करने के लिए जो भी मापदंड है उन पर चर्चा करता है। इनके बारे में भी हम नीति शास्त्र में पढ़ेंगे। साथ ही मनुष्य की स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व से संबंधित जितने प्रश्न उठते हैं उन पर भी हम नीति शास्त्र में चर्चा करते हैं कि क्या मनुष्य को कुछ कर्म करने अथवा न करने की स्वतंत्रता है, क्या उसे अपने कुछ विशेष कर्मों के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है, यदि हाँ तो उसे क्यों, कहाँ तक और अपने किन कर्मों के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है, इनका भी हम नीति शास्त्र में अध्ययन करते हैं। मनुष्य के कर्तव्य क्या है और उन कर्तव्यों का निर्धारण किस प्रकार किया जाना चाहिए, इनका भी हम नीति शास्त्र में अध्ययन करते हैं। साथ ही क्या हमारे समस्त कर्मों का उद्देश्य केवल अपना सुख और हित होना चाहिए अथवा
हमें दूसरों के सुख तथा हित के लिए ही सब कुछ करना चाहिए। यदि अपने और दूसरों के सुख तथा हित में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है तो इस संतुलन का आधार एवं उपाय क्या है? तो इनसे संबंधित विभिन्न सिद्धांत जैसे सुखवाद, स्वार्थवाद, उपयोगितावाद, विकासवाद, आत्मपूर्णतावाद और कांट के निरपेक्ष आदेश से संबंधित सिद्धांत मनुष्य के सुख और हित में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं, जिनके बारे में हम नीति शास्त्र में विस्तार से अध्ययन करेंगे। व्यक्ति और समाज के हितों में संघर्ष और समाधान से महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। जैसे जब व्यक्ति और समाज के हितों में संघर्ष होता है तो उसे किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है या व्यक्ति और सामाजिक संघर्ष को कैसे कम किया जा सकता है। साथ ही क्या मानव जीवन का कोई परम लक्ष्य अथवा अंतिम साध्य है? यदि है तो वह परम लक्ष्य क्या है? उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? क्या दूसरों की चिंता किए बिना मनुष्यों को जीवन के इस परम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए? तो मानव जीवन के उपयुक्त आधारभूत प्रश्नों तथा ऐसे ही अन्य अनेक प्रश्नों पर नीति शास्त्र अथवा नैतिक दर्शन व्यवस्थित रूप से विचार करता है और उनका समुचित एवं संतोषप्रद उत्तर खोजने का प्रयास करता है। तो हमने ये देखा कि नीति शास्त्र विषय में हम क्या क्या समस्याएं पढ़ेंगे। अब हम यह देखेंगे कि नीति शास्त्र का उद्गम किस प्रकार हुआ है। जैसा कि हमें विदित है कि पाषाण काल में मानव पशुवत रूप में रहता था, जहाँ वह वृक्षों की छाल पहनता था, शिकार करके भोजन करता था और समूह में नहीं रहता था। लेकिन जैसे ही मानव ने समूह में रहना शुरू किया तो हम कह सकते हैं कि नीति शास्त्र विषय का भी किसी न किसी रूप में जन्म हुआ होगा। जब से मनुष्य ने दूसरों के साथ मिलकर समाज का निर्माण किया और उसी में रहकर अन्य व्यक्तियों के सहयोग से अपनी समस्याओं का समाधान खोजने लगा, तभी से उसे कुछ ऐसे नियमों की आवश्यकता पड़ी जो उसकी तथा दूसरे मनुष्यों की इच्छाओं, रुचियों, आकांक्षाओं, उद्देश्यों तथा स्वार्थों में होने वाले संघर्ष को कम या समाप्त कर सके और जिनका पालन करके वह दूसरों के साथ सुखपूर्वक रहते हुए सामंजस्यपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। जैसे आप में से बहुत से छात्रों के भी पास में राजनीति विज्ञान भी विषय रहा होगा। राजनीति विज्ञान में हॉब्स, लॉक और रूसो एक ऐसे प्राकृतिक जीवन की परिकल्पना करते हैं जहाँ पर मनुष्यों के ऊपर कोई बंधन नहीं था। तो मनुष्यों के अपने अपने स्वार्थ इतने ज़्यादा हो गए कि समाज में संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए उन्होंने एक कानून की अथवा राज्य की स्थापना करनी पड़ी। तो इस प्रकार नीति शास्त्र का उद्गम भी इसी प्रकार से हुआ कि हमारे जीवन में जब विभिन्न समस्याएं आई तो उन समस्याओं का सामना करने के लिए हमें कुछ ऐसे सिद्धांतों की स्थापना करनी पड़ी जिससे समाज में संघर्ष बहुत कम हो गया। कालांतर में इन्हीं नैतिक नियमों ने सामाजिक परंपराओं अथवा रीति रिवाजों का रूप ग्रहण कर लिया, जिनका पालन करना समाज के सदस्य के रूप में प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक समझा जाने लगा। वस्तुतः इन सामाजिक परंपराओं, रूढ़ियों अथवा रीति रिवाजों से ही उस शास्त्र या विज्ञान का विकास हुआ जिसे आज हम नीति शास्त्र अथवा नैतिक दर्शन कहते हैं। यही कारण है कि आज भी अधिकतर सामान्य व्यक्ति सामाजिक परंपराओं तथा नैतिक नियमों में
कोई स्पष्ट और निश्चित भेद नहीं कर पाते। इससे प्रचलित रीति रिवाजों अथवा परंपराओं के साथ नीति शास्त्र का अटूट संबंध प्रमाणित होता है। नीति शास्त्र या नैतिक दर्शन के अंग्रेजी पर्याय एथिक्स तथा मॉरल फिलॉसफी पर विचार करने से भी यही ज्ञात होता है कि इसका उद्गम और विकास रीति रिवाजों अथवा परंपराओं से ही हुआ है। जैसे कि जब बच्चा अपने परिवार में विभिन्न रीति रिवाज और परंपराओं को देखता है और सीखता है तो उसे लगता है कि इन्हीं के अनुसार उसे निर्णय करना चाहिए। जैसे किसी परिवार में मांस खाना वर्जित है तो उनके लिए मांस अपने आप में बहुत ही बुरी वस्तु है और उसका त्याग करना ही पड़ता है। अगर वो मांस खाने लग जाए तो उसे बहुत बुरा माना जाता है, यहाँ तक कि परिवार से निष्कासित भी किया जा सकता है। इसी प्रकार हिंदू समाज में विवाह की जो व्यवस्था परंपरा से स्थापित है तो उन्हीं का पालन उन बच्चों को करना पड़ता है। ये सभी जो नैतिक नियम स्थापित हुए हैं और समाज के द्वारा मान्य हैं, ये रीति रिवाज या परंपरा के रूप में कई हजारों वर्षों में विकसित हुए हैं। अब इन रीति रिवाजों में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, यदि हम नीति शास्त्र का अध्ययन करें तो इनको हम अच्छे से जान पाएंगे कि हमारे यहाँ बहुत सारी जो सामाजिक परंपराएं अथवा रीति रिवाज है उसमें कहीं न कहीं हमारे हित भी छुपे हुए हैं। जैसे कि भारतीय हिंदू समाज में हम वृक्षों की भी पूजा करते हैं और आज जब हम पारिस्थितिकी विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो भूमंडलीकरण या भूतापीय या ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्याएं आ रही है तो उनके लिए कहीं न कहीं हम या हमारा समाज ही जिम्मेदार है, जिनकी वजह से जंगल अब समाप्त हो चुके हैं, पहाड़ियाँ काट कर रास्ते बना दिए गए हैं, नदियों का रास्ता बदल दिया गया है अथवा बांध बनाकर नदियों का स्वाभाविक प्रवाह रोक दिया गया है। लेकिन जब हम प्राचीन भारतीय परंपराओं को पढ़ते हैं तो हमें प्रतीत होता है कि हमारे यहाँ जो सामाजिक रीति रिवाज या परंपराएं हैं वो कहीं न कहीं मनुष्य के सहज जीवन को प्रभावित करते हैं और इनमें जो अच्छा है और बुरा है इसके बारे में यदि हम नीति शास्त्र का अध्ययन कर ले तो हम जान पाएंगे कि हमारे कौन से रीति रिवाज तार्किक है और कौन से रीति रिवाज अतार्किक है या वो अंधविश्वास पर आधारित है। नीति शास्त्र इसी से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का पालन करता है या विभिन्न सिद्धांतों की स्थापना करता है और इन सिद्धांतों के पक्ष और विपक्ष पर पूर्णतः विचार करता है। एथिक्स शब्द की व्युत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द एथिका से हुई है, जो उसी भाषा के शब्द एथोस से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है रीति रिवाज। इसी प्रकार मॉरल शब्द लैटिन भाषा के मोरेस शब्द से व्युत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ भी रीति रिवाज ही होता है। अतः नीति शास्त्र का प्रचलित रीति रिवाजों तथा सामाजिक परंपराओं से बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है। अब हम नीति शास्त्र की परिभाषा पर विचार करेंगे। यद्यपि नीति शास्त्र की परिभाषाएं अनेक विचारकों के द्वारा दी गई है, लेकिन हम यहाँ पर वेद प्रकाश वर्मा की पुस्तक नीति शास्त्र के मूल सिद्धांत में जो नीति शास्त्र की परिभाषा दी गई है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि नीति शास्त्र वह मानकीय अथवा आदर्श मूलक विज्ञान है जो सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मनुष्यों के आचरण या ऐच्छिक कर्मों पर
निष्पक्ष एवं व्यवस्थित रूप से विचार करके उनके संबंध में उचित अनुचित अथवा शुभ अशुभ का निर्णय देने के लिए मापदंड प्रस्तुत करता है और इन निर्णय के आधार के लिए कुछ मूल सिद्धांतों अथवा आदर्शों की स्थापना करता है। नीति शास्त्र की उपयुक्त परिभाषा, यद्यपि हमें बड़ी परिभाषा नजर आती है, लेकिन यह परिभाषा नीति शास्त्र के विभिन्न पक्षों को समेटती है। जैसे यह स्पष्ट करती है कि नीति शास्त्र एक विज्ञान है, नीति शास्त्र एक आदर्शमूलक विज्ञान है। नीति शास्त्र केवल ऐसे मनुष्यों के आचरण पर विचार करता है जो समाज में रहते हैं। नीति शास्त्र समाज में रहने वाले सामान्य मनुष्यों के आचरण के संबंध में ही निर्णय देता है, न कि पागल मनुष्य, बच्चे, पशु आदि के आचरण के संबंध में। नीति शास्त्र कुछ मूलभूत सिद्धांतों अथवा आधारभूत आदर्शों की स्थापना करता है। तो साथियों, हमने यहाँ पर नीति शास्त्र की परिभाषा को पढ़ा है, लेकिन नीति शास्त्र विषय को समझने के लिए हम अगले वीडियो में प्रयास करेंगे। धन्यवाद जो आपने इतना समय दिया।